Hello guys, welcome to our channel Reborn of Queen Part 19. Chapter 91 Chapter 91 अब आगे। इस समय माही समुद्र राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर बैठकर अपनी शक्तियों के स्तर को बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई थी। इस समय माही अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठी हुई थी, जिस कारण माही के शरीर से बहुत ही अधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकालकर चारों तरफ उस सुंदर बगीचे में फैल रही थी, जो उसे पूरे बगीचे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही थी। शायद यही कारण था कि आसपास के वह सभी जीव जो कुछ समय पहले तक माही को देखकर उससे छुपाने की कोशिश में लगे हुए थे, इस समय वह सभी माही की शक्तियों द्वारा खींचकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे, जिससे सामने का नज़ारा बहुत ही ज्यादा अद्भुत और अनोखा नजर आ रहा था। वही उड़ने वाली वह छोटी छोटी परियों ने भी माही को चारों तरफ से घेर लिया और अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर माही के चारों तरफ घूम लगी थी, जिससे माही के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर और अनोखा इंद्रधनुष की रंग बिरंगी रोशनियां चारों तरफ फैल रही थी। इस सुंदर नज़ारे के बीच में बैठी हुई माही किसी प्रकृति की देवी की भांति सुंदर और कोमल नजर आ रही थी, जिसके आसपास सभी छोटे बड़े जीव अपने आप को सुरक्षित मानकर वही माही के पास बैठे हुए थे। वही इन सब से बेखबर माही अपने ध्यान में बैठी हुई अपनी रोशनी की दुनिया में अपने शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार कठिन अभ्यास कर रही थी, जिस कारण माही के पास से निकलती सुनहरी रोशनी की चमक समय के साथ और अधिक मजबूत और चमकदार दिखने लगी थी। तभी अचानक अपने ध्यान में बैठी माही को अपने आसपास एक कंपन महसूस हुई, जिसे महसूस कर माही ने तुरंत अपनी आंखें खोली। माही ने तुरंत अपनी नजरें को चारों तरफ कर अपने आसपास के माहौल को देखा, परंतु माही को अपने आसपास कुछ भी ऐसा अनुचित नजर नहीं आया जो इस अचानक हुई कंपन का कारण हो, जो चीज माही को बहुत अजीब लगी। पर तभी माही का ध्यान बगीचे में इधर उधर भागते हुए उन छोटे छोटे जीवों पर गया, जो जीव अभी तक माही के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। अचानक हुई उसे कंपन के कारण वह सभी डरकर इधर उधर भागने लगे, जिसे देख माही को कुछ समझ नहीं आया। माही ने एक बार फिर अपनी नजरों को उसे विशाल बगीचे के चारों तरफ देखने के लिए दौड़ाया, कि शायद हो सकता है कोई बगीचे का जीव कुछ समय पहले माही के पास से गुजर के गया हो, जिसकी कंपन माही को महसूस हुई हो। परंतु इतने समय बाद भी माही को ना तो कोई ऐसा जीव दिखा और ना ही उसे कंपन का कारण। जिस कंपन को माही ने कुछ समय पहले महसूस किया था, वह बहुत ही ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली थी, जिस चीज ने माही के इतने कठोर ध्यान को भी भंग कर दिया था, जो बहुत ही अजीब बात थी। माही को कभी भी पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। क्या वह उसका भ्रम था? यही सब सोचते हुए माही ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। अचानक माही के दिमाग में कुछ आया और उसने तुरंत नीचे झुककर अपने कानों को जमीन पर लगाकर कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के प्रयास के बाद माही को कुछ ऐसा महसूस हुआ, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। हाँ, उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था। यहाँ सच में ही कुछ समय पहले एक कंपन उत्पन्न हुई थी। इसका स्रोत बगीचे की जमीन के नीचे है, जिसे महसूस कर माही जल्दी से अपने स्थान पर खड़ी हुई। अगर यह कंपन जमीन के नीचे से महसूस हो रही है, तो होना हो जरूर इस बगीचे की जमीन के नीचे कुछ तो ऐसा है जिसे इन लोगों ने सभी से छुपाया हुआ है। जिस बगीचे में माही इस समय थी, इसे समुद्र राज्य का सबसे खास और अनोखा बगीचा माना जाता था, जिसमें आने की इजाजत या तो राजा चंद्रसेन को थी या फिर अगले होने वाले राजा को। कुछ समय पहले उन दो दासियों ने माही को बताया था कि राजा के अलावा इस अनोखे बगीचे में और कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक कि राजकुमारी रूपाली और बाकी राज परिवार के सदस्य भी कभी इस बगीचे में नहीं आ सकते। जो बात माही को बहुत ज्यादा अटपटी लगी थी, उसके मन में विचार आए थे कि आखिर ऐसा भी किया है उसे स्थान पर जहां सिर्फ समुद्र राज्य का राजा ही जा सकता है। परंतु आगे जो उसे दासी ने बताया, वह बातें सुनकर माही और भी ज्यादा हैरान हो गई था। उन दोनों ने माही को बताया कि वह ऐसी पहले इंसान है जिसे यहाँ आने का इतना शुभ मौका मिला है। मतलब साफ था, इस बगीचे में ऐसा कुछ तो था जो राजा चंद्रसेन सभी की नजरों से छुपाना चाहते थे। जिस चीज को जानने की उत्सुकता अब माही के अंदर बढ़ने लगी थी। माही ने अपनी तेज नजरों को उसे बगीचे में चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। अगर यह कंपन सिर्फ इसी स्थान पर मौजूद है,
तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा जो माही को इस कंपन के स्रोत तक पहुंचा सकता है। जिसे सोचकर ही माही की आंखों में उत्सुकता की चमक और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसने पहले ही यह सोच लिया था कि वह जितना ज्यादा हो सके वह समुद्र राज्य के छिपे हुए राज्यों के बारे में जानने का अपना पूरा प्रयास करेगी, ताकि बाद में उसे किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत न उठानी पड़ी। परंतु अब माही को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बगीचे के राज को कैसे सुलझाए। तभी माही को कुछ सूझा, जिसे सोच माही ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और राजा सोम से बात करने की कोशिश की। कुछ समय बाद माही के मस्तिष्क में अचानक राजा सोम की आवाज आई। तुमने मुझे किस लिए याद किया है? छोटी माही, क्या कोई समस्या आन पड़ी है? या राज्य पर कोई खतरा आने वाला है? या कहीं वही माही ने राजा सोम की बातों को पूरा होने से पहले ही उन्हें उसके साथ हुई कुछ समय पहले की सारी घटना विस्तार में बता दी। जिसे सुन राजा सोम कुछ समय के लिए चुप हो गए। कुछ समय की शांति के बाद राजा सोम की आवाज एक बार फिर माही के मस्तिष्क में आई। जैसा कि तुमने कहा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में शायद मुझे भी मालूम नहीं है। आज से 25 साल पहले ये बगीचा इतना ज्यादा गोपनीय और मूल्यवान नहीं था कि यहाँ सिर्फ राजा को आने की अनुमति हो। इस स्थान पर राज परिवार के सदस्य और उन सभी के मित्र संबंधी सभी यहाँ आया जाया करते थे और यहाँ की सुंदरता का लुत्फ उठाया करते थे। मुझे नहीं पता इतने सालों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस बगीचे को इतना ज्यादा अनोखा बना दिया गया कि यहाँ सिर्फ समुद्र राज्य का राजा ही प्रवेश कर सकता है। क्या यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है जिसे चंद्रसेन लोगों की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा हो? इस समय माही बहुत ध्यान से राजा सोम की सारी बातों को सुन रही थी, जिससे उसका शक राजा चंद्रसेन के ऊपर और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। अब तो माही को जल्द से जल्द इस बगीचे के नीचे छुपे हुए राज के बारे में पता लगाने की जिज्ञासा और अधिक बढ़ने लगी थी। इसलिए माही ने सीधा मुद्दे पर आते हुए राजा सोम से प्रश्न किया, राजा सोम, क्या आपको ऐसे किसी भी गुप्त दरवाजे या रास्ते के बारे में पता है जिसके जरिए हम जमीन के नीचे जा सकते हैं? वही माही की बातों को सुनकर राजा सोम ने कुछ समय सोचकर माही को जवाब दिया, क्षमा करना छोटी माही, पर मैं ऐसे किसी भी दरवाजे या मार्ग के बारे में नहीं जानता जिससे यहाँ के गुप्त रास्तों के बारे में जाना जा सके। वही माही जिसको उम्मीद थी कि हो ना हो जरूर राजा सोम को तो इस बारे में पता होगा, इसलिए उसने राजा सोम की मदद मांगी थी। परंतु राजा सोम की बातें सुनकर माही ही अपने आप को निराश होने से रोका ना सकी। अगर राजा सोम को भी इस बारे में नहीं पता, तो अब आखिर वह क्या करे, क्योंकि उसे उन दरवाजों को खोजने के लिए बहुत ही अधिक समय की आवश्यकता थी। पर दुख की बात यह थी कि माही के पास इतना समय नहीं था। उन दासियों ने माही को बताया था कि वह लगभग 4 घंटे के लिए ही इस सुंदर बगीचे के अंदर रह सकती है, जिनमें से शायद 3 घंटे माही पहले ही यहाँ बिता चुकी थी। अब माही के पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था, जिसमें माही को उसे मार्ग को ढूंढकर नीचे जमीन तक पहुंचना भी था, जो माही को अब नामुमकिन सा नजर आ रहा था। जिसे सोचकर ही माही काफी ज्यादा निराश हो गई। इस समय माही को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करें तो कर क्या। माही के पास एक लौता रास्ता राजा सोम थे, जो उसे यहाँ के सभी रास्तों के बारे में जानकारी दे सकते थे। परंतु अब तो राजा सोम को भी इस बगीचे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी कारण माही अपने आप को काफी ज्यादा निराशा महसूस कर रही थी। परंतु माही ने आज हार ना मानने का फैसला किया। उसने खुद ही इस बचे हुए समय में कोई ना कोई रास्ता निकालने का फैसला किया। जिसे सोच माही अपने कार्य में लग गई। धीरे धीरे माही ने लगभग इस पूरे बगीचे के चपपे को छान मारा, परंतु उसे ऐसा कोई निशान या रास्ता कुछ भी नहीं मिला जिससे वह जमीन के नीचे जा सके। जिसे देख माही निराश होकर एक स्थान पर बैठ गई। वह एक खाली स्थान पर बैठी अपने सामने मौजूद उस सुंदर झील की तरफ देख रही थी। इस समय उसका पूरा चेहरा पसीने से भी भीगी कर लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर इतने समय की थकावट और मेहनत साफ नजर आ रही थी, जो माही ने उसे दरवाजे को ढूंढने के लिए की थी। परंतु इतनी कोशिशें के बाद भी माही के हाथ में कुछ नहीं आया। इसी चीज की निराशा लिए माही अपने सामने मौजूद सुंदर झील की तरफ बस एकटक देखे जा रही थी, जो बहुत सारे छोटे छोटे जलजीव एक दूसरे के साथ खेलने में लगे हुए थे।
अचानक माही के सामने कुछ ऐसा देखा जिसे देख माही की आंखें जो अभी तक निराशा से भरी हुई थी, वह किसी चमकते हुए सितारे की तरह जगमगाने लगी। चैप्टर 92। चैप्टर 92। अब आगे। माही ने अपनी चमकती आंखों से सामने मौजूद उसे सुंदर तालाब की तरफ देखा जहाँ बहुत से समुद्री जीव एक दूसरे के साथ उछल कूद कर रहे थे। पर माही का ध्यान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने खींचा तो वह थी वह छोटी जल परियों की तरफ, जो बार बार पानी के बीच में से गायब होकर कुछ दूर मौजूद एक छोटे से तालाब तक पहुंच जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर माही यही चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी। ऐसा तो हो नहीं हो सकता था कि वह किसी जादू का उपयोग करके यहाँ से गायब हो रही है, क्योंकि जिस तरह का पानी के अंदर जाती और फिर अचानक दूसरी तरफ से बाहर आती हो सकता है। यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो जो माही की बहुत ज्यादा मदद कर सकता था, जिसे बारे में सोचकर ही माही की आंखें इस समय सितारों की तरह चमक रहे थी। माही ने जल्दी से अपने कदम उन छोटे जल परियों की तरफ बढ़ाए, परंतु माही को अपनी तरफ आता देखते ही वह जल परी या तुरंत पानी के अंदर चली गई, जिसे देख माही की सारी खुशी पल भर में ही गायब हो गई। ये चीज उसके दिमाग में कैसे नहीं आई कि आखिर वह कैसे इन छोटी छोटी जल परियों से बातें करेगी। माही अभी इसी बारे में सोच ही रही थी कि राजा सोम की आवाज एक बार फिर माही के कानों में आए। ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिसे सुन माही ने असमंजस में राजा सोम से सवाल किया। क्या मुश्किल नहीं है राजा सोम? जिसे सुन राजा सोम ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, यही कि यह जलपरियां बहुत ही साफ दिल और साधारण से जीव है। इनसे बातें करना या मिलावट करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम्हें बस एक कार्य करना है। इसके बाद राजा सोम ने माही को कुछ बताया, जिसे सुन माही ने अपने कदम उसे बगीचे में मौजूद एक बड़े से पेड़ की तरह बढ़ा दिए, जहां एक बहुत ही विशाल और अनोखा वृक्ष मौजूद था। यहाँ पर मौजूद सभी जीव उसी विशाल फलों से लदे वृक्ष को ही खाते और उछलते कूदते वहां से चले जाते, जिन्हें देख माही ने भी धीरे धीरे उसे पेड़ की तरफ चलना शुरू किया। कुछ ही देर में माही उस सुंदर वृक्ष के पास पहुंच गई। राजा सोम ने माही को बताया था कि इस वृक्ष पर लगने वाले फल बहुत ही खास और जल परियों के पसंदीदा होते हैं, जिनकी मदद से हो सकता है वह जल परियां से दोस्ती कर सके। जिसे सुनकर ही माही इन फूलों को लेने के लिए यहाँ आई थी। माही ने उसे बड़े से वृक्ष की तरफ देखा, जिसके निचले हिस्से में मौजूद सारे फलों को यह मौजूद छोटे छोटे जीवों ने खा लिया था। वैसे तो इस वृक्ष पर फलों की कोई कमी नहीं थी, पर जितने भी फल अब उसे पर मौजूद थे वह सभी काफी ऊंचाई पर मौजूद है। पर यह चीज का माही के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी। माही ने अभी अभी अपनी शक्तियों को जागृत किया था। उसकी भूमि शक्ति भी अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुके थी। इसलिए माही ने ज्यादा देर ना करते हुए आज पहली बार अपनी भूमि शक्ति का प्रयोग किया, जिससे धरती से कुछ पेड़ों की लताएं निकालकर ऊपर उन फलों की तरफ गई, और एक ही बार में उन्होंने पेड़ पर मौजूद बहुत से फलों को नीचे गिरा दिया। वही इतने सारे फलों को नीचे आता देख वहां मौजूद सभी जीव जो इस वक्त माही को ही देख रहे थे, वह भी भागकर माही के पास चले गए और उन फलों का लुत्फ उठाने लगे, जिन्हें देख माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। माही ने अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ फलों को उठाया और बाकियों को वहां मौजूद जीवों के लिए छोड़कर वापस अपना रुख उस तालाब की तरफ किया। वही एक बार फिर माही को अपनी तरफ आता देख वह जलपरियां पानी के अंदर जाने लगी, जिन्हें जाता देख माही ने जल्दी से कुछ फलों को उसे तालाब के अंदर फेंका, जिन्हें देख वह छोटे छोटे जलपरियां ने जल्दी से भागकर उन फलों को पकड़ा और उन्हें खाने लगी। इस समय वह बहुत ही ज्यादा खुश होकर उन फलों का लुत्फ उठा रही थी। वही जिन परियों को वह फल नहीं मिले थे, वह उदासी भरे चेहरे के साथ माही की तरफ देखने लगी, जैसे वह कहना चाहती हो कि उन्हें भी वह फल दे दिए जाएं। जिसे देख माही ने फलों से भारी पोटली को उन जल परियों के सामने रखा। वही इतने सारे फलों को एक साथ देकर वह छोटे छोटे जलपरियां बहुत ज्यादा खुश हो गई। वह जल्दी से उन फलों को खाने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी माही ने उस पोटलीली को उठाते हुए अपने पास वापस रख लिया, जिसे देख मैं जलपरियां असमंजस में माही की तरफ देखने लगी। वही माही को यह मौका सबसे अच्छा लगा जब वह अपना काम इन लोगों से निकलवा सकते थे। इसलिए माही ने थोड़ा रुककर कहना शुरू किया, अगर तुम लोगों को यह मीठे मीठे और रसीले फल खाने हैं तो उसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी।
जिसे सुन वह छोटी छोटी जलपरियां एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर एक दूसरे से अपनी भाषा में बात करने के बाद उनमें से एक जलपरी ने आगे बढ़कर अपना सर हाँ हिलाया। बस माही को यही तो सुना था। उसने जल्दी से कुछ फलों को निकालकर उन जलपरियों को दे दिया, जिसे पाकर वह लोग भी खुशी खुशी अपने फलों को खाने लगे। इस वक्त माही और जलपरियां एक दूसरे के आमने सामने मौजूद थे। माही ने कुछ सोचकर कहा, क्या तुम लोगों को इस जमीन के नीचे किसी ऐसे रास्ते के बारे में पता है जो किसी अलग जगह पर खुलता है? माही ने अपनी बातों को बहुत ही ज्यादा साधारण तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की थी। वही माही की बातों को सुनकर जलपरियों ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक एक जलपरी ने अपना सर हाँ में हिलाया, जिसे देख माही ने खुश होते हुए से कहा, तो क्या तुम मुझे उसे जगह पर लेकर जा सकती हो? जिसे सुन उसने अपने पीछे खड़ी जलपरियों की तरफ देखा। वहीं उन लोगों के इस तरह एक दूसरे को देखने से माही थोड़ी परेशान होने लगी कि कहीं वह लोग उसे रास्ते पर ले जाने से मन ना कर दे। इसलिए माही ने जल्दी से अपने पास बचे हुए एक फल की पोटली को उठाकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम लोग मुझे संस्थान पर ले गई तो ये रसीले फलों से भरा थैला तुम्हारा हुआ। इस समय माही बगीचे में मौजूद एक सुंदर सी मूर्ति के पास खड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथों में दो बड़े बड़े विशाल मटकों को ले रखा था। जिस बहता हुआ पानी एक तरफ से नीचे जा रहा था तो दूसरी तरफ से वापस दूसरे मटके में आ रहा था, जो देखने में बहुत ही अनोखा और सुंदर नजारा था। पर माही को यह समझ नहीं आया कि आखिर इन जल परियों ने माही को इस जगह पर क्यों लाया है। जहां तक माही को अंदाजा हुआ था वह जगह तो शायद तालाब के बीच बीच से, तो फिर यह जलपरियां उसे इस मूर्ति की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? तभी एक जलपरी ने अपनी भाषा में माही को कुछ समझने की कोशिश की। कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार माही को कुछ कुछ समझ में आने लगा। वह जलपरियां जिस तरह का इशारा माही के तरफ कर रही थी, माही ने उसे समझकर अपने कदम उसे मूर्ति की तरफ बढ़ा दिया। माही ने मूर्ति के दाएं हाथ में मौजूद उसे बड़े से मटके को टच किया, जिसे देख वह हैरान हो गई। यह मटके जो दूर से देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे यह इस मूर्ति के शरीर से चिपके हुए हो, दरअसल में यह अलग थे। इन्हें आसानी से उनके जगह से हिलाया जा सकता था। जिसे देख माही ने उसे मूर्ति के दाएं हाथ में मौजूद मटके को थोड़ा सा घुमाया, जिसके घूमते ही एक अजीब सी आवाज के साथ पानी के चलने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। जिसे महसूस कर माही ने अपने पीछे मुड़कर देखा, जहां तालाब के बीचों बीच से कई सीढ़ियां निकलकर नीचे की तरफ जाने लगी, जिन्हें देख माही ने भी अपने कदम उसे तालाब की तरफ बढ़ा दिए। माही ने ध्यान से उन सीढ़ियों की तरफ देखा, जो एक लंबा रास्ता बनाए इस तालाब के नीचे की तरफ जा रही थी। चैप्टर 93 माही ने ध्यान से उस पत्थरों से बनी सीढ़ियों की तरफ देखा, जो एक लंबा रास्ता बनाए इस तालाब के नीचे की तरफ जा रही थी। सच में राजा चंद्रसेन ने बहुत ही सोच विचार कर ऐसे स्थान बनाए थे, जिनके बारे में अंदाजा लगाना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या कोई सोच सकता था कि राजा चंद्रसेन इस तालाब के बीचों बीच एक ऐसी चीज का निर्माण करवाएंगे जो इस जमीन को चीरती हुई नीचे की तरफ जाएगी? पर अभी माही को याद आया कि अभी उसके पास इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसे जल्द से जल्द नीचे जाकर वापस ऊपर भी आना है, क्योंकि अब माही के पास समय भी बहुत कम बचा हुआ था। इसलिए माही ने अपने कदम जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ा दिए। माही जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ का अंधेरा और पानी की आवाज धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। पर हैरानी की बात यह थी कि जिन सीढ़ियों पर माही इस समय चल रही थी, उन किसी भी तरह का कोई पानी मौजूद नहीं था। ये नजरा माही के लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचित था। राजा चंद्रसेन ने इस स्थान पर बहुत ही अच्छे जादू का प्रयोग कर इन चीजों का निर्माण करवाया गया था। इसलिए तो पानी क्या इतना तेज बहाव होने के बाद भी माही के आसपास पानी की एक भी बूंद नहीं थी। कुछ इस समय में चलते हुए माही आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गई। पर इस समय माही के आसपास इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जिसे देख माही ने जल्दी से अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग किया और अपने आसपास रोशनी करना शुरू किया। वह एक साथ कई आग के गोलों को बनाकर ऊपर हवा में छोड़ दिया ताकि वह आसानी से अपने आसपास के रास्ते को देख सके। तभी माही की नजर उसके सामने मौजूद एक बड़े से लोहे के दरवाजे पर गई, जिस जगह पर माही इस वक्त खड़ी थी। ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, तब भी इतनी छोटी जगह पर इतना विशाल दरवाजा क्या एक
ये जगह कुछ ज्यादा अजीब नहीं थी। पत्थरों के बीचों बीच एक लोहे को दरवाजे को लगाने का क्या तात्पर्य है? आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है इसके अंदर ऐसा, जिसे राजा चंद्रसेन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? यही सब सोचते हुए माही धीरे धीरे चलकर उस लोहे के दरवाजे के पास पहुंच गई। परंतु इस दरवाजे को खोलना माही को थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि न ही इस दरवाजे में कोई ताला था और ना ही कोई ऐसा स्थान जहां चाबी का प्रयोग कर इस दरवाजे को खोला जा सके। यह ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक प्लेन दरवाजे की तरह था, जिसे इसे देखने वाले को ऐसा लग कि यहाँ कोई दरवाजा ना होकर किसी ने लोहे की ढाल को यहाँ खड़ा कर दिया हो, जिसे खोलने का जरिया इस समय माही के पास नहीं था। इसलिए माही ने तुरंत अपने आसपास इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना शुरू किया। बहुत समय तक आसपास चारों तरफ देखने के बाद भी माही को यहाँ सिर्फ पत्थरों से बनी दीवार ही नजर आ रही थी, जिन पर ना तो कोई चाबी है और ना ही कोई ऐसा रास्ता जिसके जरिए माही इस दरवाजे को खोल सके। तभी राजा सोम ने माही से कहा, यह दरवाजा जादू द्वारा बंद किया गया है। छोटी माही, अगर तुम इस दरवाजे को खोलना है तो सबसे पहले तुम्हें उसे जादू का पता लगाना होगा, जिसके द्वारा इस दरवाजे को बंद किया गया है। राजा सोम की बातों को सुनकर माही एक गहरी सोच में चली गई। आखिर अब वह कैसे पता करें कि इस दरवाजे को किस जादू द्वारा बंद किया गया है? परंतु अगर उसे इस बारे में पता लगाना भी है, तो इस चीज का जवाब तो सिर्फ राजा चंद्रसेन ही दे सकते हैं। परंतु यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब राजा चंद्र से तो आगे से आकर माही को यह नहीं बताएंगे ना कि उन्होंने यहाँ किस जादू का प्रयोग किया। माही को अब अपने तरीके से ही इस बारे में पता लगाना होगा। माही अभी इसी बारे में सोच ही रही थी कि अचानक राजा सोम की हड़बड़ाहट वाली आवाज माही के कानों में आई, छोटी माही जल्दी से इस स्थान से निकलो, बाहर से कोई इस बगीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, वह कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाला है। जिसे सुन माही ने एक नज़र उसे विशाल दरवाजे की तरफ देखा और फिर ना चाहते हुए अपने कदम वापस बाहर की तरफ बढ़ा लिए। कुछ ही समय में माही उस गुफा से बाहर आ चुकी थी। माही ने जल्दी से उस मूर्ति के हाथ में मौजूद वह मटका जिसे उसने उसके स्थान से हटा दिया था, उसे वापस उसे स्थान पर स्थित कर दिया, जिसके ऐसा करते ही वह दरवाजा धीरे धीरे कर वापस बंद हो गया। जो तालाब कुछ समय पहले दो हिस्सों में बैठा हुआ था, वह वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ चुका था, जिसके अंदर अब उन छोटे छोटे जीवों ने दोबारा खेलना कूदना शुरू कर दिया था। जिसके बाद माही तुरंत वापस उस स्थान पर पहुंच गई जहां कुछ समय पहले वह ध्यान मुद्रा में बैठी थी और उन छोटे जीवों के साथ खेलने लगी। अचानक पीछे से किसी ने माही को बुलाया, जिसे सुन माही ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां दो दासियां थोड़े घबराहट भरे चेहरे के साथ माही की तरफ देखते हुए कहती है, हमें क्षमा कीजिएगा वेद नयनतारा जी, जो हमने आपको इतने समय तक यहाँ अकेले छोड़ दिया। हमारे कारण ही आपको इतना समय यहाँ अकेला बिताना पड़ा। जिसे सुन माही ने असमंजस में उन दासियों की तरफ देखा। आखिर यह कहना क्या चाहती हैं? उन्होंने ही तो माही से कहा था कि वह लोग उस बगीचे के अंदर नहीं जा सकती है, फिर अब ये लोग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? तभी एक दासी ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, वह आप इतने लंबे समय तक इस जगह पर अकेली रही ना, इसलिए राजा चंद्रसेन आपके लिए काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि आप इस तरह अकेले इस बगीचे में अपना समय व्यतीत कर रही हैं। इसलिए महाराज ने हमें यह आदेश दिया है कि हम आपको राजमहल की इससे भी अधिक सुंदर और भाव वस्तुएं दिखाएं। माही चुपचाप उन दोनों दस्युओं की बातें सुनती रही। उनकी आंखें और उनकी जुबान दोनों ही यह सारे शब्द कहते हुए मेल नहीं खा रहे थी। उनकी आंखों में मौजूद डर और उनकी जुबान के लाड खड़ाहट ये साफ बता रहे थी कि यह लोग इस समय काफी ज्यादा डरी हुई है। इसलिए जब माही ने राजा चंद्रसेन द्वारा दिए गए आदेश के बारे में सुना तो उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे राजा चंद्रसेन यहाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो वह किसी को भी यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं देना चाहता थे। परंतु माही ने अभी कुछ कहना या पूछना सही नहीं समझा। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और उन दोनों दासियों के साथ उसे बगीचे से बाहर जाने लगी। उस बगीचे से बाहर जाते वक्त लेस देन स्पैन ग्रेटर देन माही ने ध्यान से एक बार फिर उस बगीचे की तरफ देखा, जो एक लंबा रास्ता बनाए इस तालाब के नीचे की तरफ जा रही था।
सच में राजा चंद्रसेन ने बहुत ही सोच विचार कर ऐसे स्थान बनाए थे जिनके बारे में अंदाजा लगाना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या कोई सोच सकता था कि राजा चंद्रसेन इस तालाब के बीचों बीच एक ऐसी चीज का निर्माण करवाएंगे जो इस जमीन को चीरती हुई नीचे की तरफ जाएगी। पर अभी माही के पास इन चीजों के बारे में सोने का समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द नीचे जाकर वापस ऊपर भी आना था, क्योंकि अब माहिका के पास समय भी बहुत कम बचा हुआ था। इसलिए माही ने अपने कदम जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ा दिया। माही जैसे जैसे नीचे बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ का अंधेरा और पानी की आवाज धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, और जिन सीढ़ियों पर माही चल रही थी उन किसी भी तरह का कोई पानी मौजूद नहीं था। शहर दिया है बहुत ही अच्छा जादू का प्रयोग कर इन चीजों का निर्माण करवाया गया था, इसलिए तो पानी क्या इतना तेज, लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन बहन होने के बाद भी माही के आसपास पानी की एक भी बूंद नहीं थी। कुछ इस समय में चलते हुए माही आखिरी सिद्धि तक पहुंच गए, पर इस समय माही के आसपास इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, जिसे देख माही ने जल्दी से अपनी अगली शक्ति का उपयोग किया और अपने आसपास रोशनी करना शुरू किया। वह एक साथ कई अपनी गालों को बनाकर ऊपर हवा में छोड़, ताकि वह आसानी से अपने आसपास के रास्ते को देख सके। लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन तभी भी की नज़र उसके सामने मौजूद एक लोहे के दरवाजे पर कोई। यह जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी, पत्थरों के बीचों बीच एक लोहे को दरवाजे को लगाने का तात्पर्य है आखिर क्या हो सकता है इसके अंदर ऐसा जिसे राजा चंद्रसेन छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यही सब सोते हुए महेश दरवाजे के पास पहुंच गई, परंतु इस दरवाजे को खोलना माही को थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ना ही इस दरवाजे में कोई ताला था और ना ही कोई ऐसा स्थान जहां चाबी का प्रयोग कर इस दरवाजे को खोला जा सके। यह ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक प्लेन दरवाजे की तरह था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने लोहे की ढाल को यहां खड़ा कर दिया हो। लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन जिसे खोलने का जरिया इस समय माही के पास नहीं था, इसलिए माही ने तुरंत अपने आसपास इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना शुरू किया। आसपास चारों तरफ सिर्फ पत्थरों से बनी दीवार से, जिन पर ना तो कोई चाबी से और ना ही कोई ऐसा रास्ता जिसके जरिए माही इस दरवाजे को खोल सके। तभी राजा सोम ने माही से कहा, यह दरवाजा जादू द्वारा बंद किया गया है। अगर तुम इस दरवाजे को खोलना है तो सबसे पहले तुम्हें उसे जादू का पता लगाना होगा जिसके द्वारा इस दरवाजे को बंद किया गया है। लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन राजा सोम की बातों को सुनकर माही एक गहरी सोच में चली गई। अखियों से कैसे पता होगा क्या इस दरवाजे को किस जादू द्वारा बंद किया गया है, परंतु अगर उसे इस बारे में पता लगाना है तो इस चीज का जवाब तो सिर्फ राजा चंद्रसेन ही दे सकते हैं, परंतु यह इतना आसान नहीं था। माही अभी इसी बारे में सोच ही रही थी कि राजा सोम की हड़बड़ाहट वाली आवाज माही के कानों में। एक छोटी माही जल्दी से स्थान से निकले बाहर कोई इस बगीचे की तरफ बढ़ता रहा है, जिसे सुन माही ने एक नज़र उसे विशाल दरवाजे की तरफ देखा और फिर ना चाहते हुए अपने कदम वापस बाहर की तरफ बढ़ा लिए। कुछ समय में माही बाहर आ चुकी थी। माही ने फिर से उसे मूर्ति के हाथ में मौजूद वह मटका जिसे उसने उसके स्थान से हटा दिया था उसे वापस उसे स्थान पर स्थित कर दिया, जिसके बाद वह दरवाजा धीरे धीरे कर वापस बंद हो गया। जो तालाब कुछ समय पहले दो हिस्सों में बैठा हुआ था वह वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ चुका था, जिसके अंदर अब उन छोटे छोटे जीवन ने दोबारा खेलना कूदना शुरू कर दिया था। लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन इसके बाद माही वापस उस स्थान पर पहुंच गई जहां कुछ समय पहले वह ध्यान मुद्रा में बैठी थी। लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन अचानक पीछे किस माही को किसी ने बुलाया, जिसे सुन माही ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां दो दासियां थोड़े घबराहट भरे चेहरे के साथ माही की तरफ देखते हुए कहती है, हमें क्षमा कीजिएगा वेद नयनतारा की, जो आपको इतना समय हमारे कारण यहाँ बिताना पड़ा। जिसे सुन माही ने असमंजस में उनकी तरफ देखा, आखिर यह कहना क्या चाहती हैं। तभी एक दासी ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, वह आप इतने लंबे समय तक इस जगह पर रही ना, इसलिए राजा चंद्रसेन आपके लिए काफी परेशान हो रहे थे। क्या आप इस तरह अकेले इस बगीचे में अपना समय व्यतीत कर रही हैं? महाराज ने हमें यह आदेश दिया है कि हम आपको राजमहल की इससे भी अधिक सुंदर और भाव वस्तुएं दिखाएं। लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन माही चुपचाप उन दोनों दस्युओं की बातें सुनते रही। उनकी आंखें और उनकी जुबान दोनों ही यह सारे शब्द कहते हुए मिल नहीं खा रहे थे। उनकी आंखों में मौजूद डर और उनकी जुबान के लाड खड़ाहट ये साफ बता रहे थे केवल लोग इस समय काफी ज्यादा डरी हुई है। जब माही ने राजा चंद्रसेन द्वारा दिए गए आदेश के बारे में सुना तो उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि जरूरी है राजा यहाँ कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तो वह किसी को भी यहाँ ज्यादा
देर रुकने नहीं देना चाहता था, परंतु माही ने अभी कुछ कहना सही नहीं समझा। उसने अपना सर हमें महिलाएं अरुण दर्शन के साथ उसे बगीचे से बाहर जाने लगी। बाकी जैसे बाहर जाने से पहले माही ने एक नज़र उसे बगीचे की तरफ देखा। इसके राज के बारे में जानने के लिए मन ही बहुत ही ज्यादा हो सकती उत्सुक थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह इस बगीचे में एक बार दोबारा लौटेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे राजा चंद्रसेन सभी से छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन महल घूमते हुए माही अचानक एक स्थान पर रखें। उसने अपने सामने खड़ी उन दोनों दसों की तरफ देखते हुए कहा कि उसे राजकुमारी रूपाली की सेहत की जांच करने के लिए उनके कक्ष में जाना है, इसलिए वह उसे यहाँ छोड़कर वापस अपने कार्य पर लौट जाए। वही राजकुमारी रूपाली की सेहत के बारे में सुनकर उन दासियों ने भी ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं समझी और वह दोनों जल्द ही वहां से चली गई। इसके बाद मन ही भी राजकुमारी रूपाली के कक्षा की तरफ बढ़ गई। लेस देन स्पैन, ग्रेटर दैन, वही राजकुमारी रूपाली के कक्षा में। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन रूपाली जिसका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिसे देख वह भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसका चेहरा जिसे कुछ समय पहले तक वह देखने से भी डरती थी, अब वह अपने पहले वाली स्थिति में आने लगा था। जिस बात की खुशी इस समय रूपाली के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। वह अपने कक्ष के आईने के सामने बैठकर अपनी सुंदर चेहरे को एक तक निहारे जा रहे थे, जैसे उसने बरसों से अपने चेहरे को नहीं देखा हो। यह एक महीना रूपाली ने कितनी पीड़ा और दर्द में गुजरा था, ये सिर्फ सही पता था। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन रूपाली को हमेशा ही अपनी सुंदरता पर बहुत ही अधिक गुरूर था। उसे अपने राज्य के सबसे सुंदर सुंदरियों में से पहले स्थान पर रखा जाता था। जो विषय रूपाली के लिए एक गुरूर की बात होती थी, वह अपने से सुंदर लड़कियों को हमेशा ही नीचे नजरों से देखा करती थी। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन रूपाली के आसपास मौजूद सभी लोग उसके गुण और उसकी सुंदरता की हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं। जस्टिस रूपाली के घमंड को और अधिक बढ़ावा देते थे, परंतु जब रूपाली को यह भयानक बीमारी हुई तब धीरे धीरे वह सभी लोग जो रूपाली के गुना की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, उन्होंने रूपाली से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जिस चीज ने रूपाली के दिल को बहुत अधिक ठेस पहुंचाई, उसे समय रूपाली को समझ आया कि इस दुनिया में गन के साथ साथ आपके पास सुंदरता होना भी आवश्यक है। बेशक आपके अंदर लाखों गुण हो, मगर लोग सबसे पहले आपकी सुंदरता को ही महत्व देते हैं। शायद इसलिए ही रूपाली ने अपने गुरूर को छोड़ते हुए माही के सामने झुकना सही समझा। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन, इन्हीं सब बातों के बारे में सोते हुए रूपाली अपने सुंदर बालों को कंघी कर रहे थे, पर अचानक पीछे से आए एक आवाज ने रूपाली के हाथों में मौजूद उसे सोने की कंघी को गिरने पर मजबूर कर दिया। लगता है तुम्हें अपना रूप वापस पकड़ बहुत ही ज्यादा पसंद हो रही है, पर क्या तुम जानती हो तुम्हारा ये सुंदर रूप सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन, जिसे सुनकर रूपाली में जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन, जहां माही एक खतरनाक मुस्कान लिए सामने बैठी रूपाली की तरफ देख रही थी। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन, जिसे देखकर ही रूपाली जो कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, उसके चेहरे की वह मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर उसे मुस्कान की जगह डर ने अपना कब्जा कर लिया था। रूपाली ने थोड़ा अटकत हुए माही की तरफ देखते हुए पूछा। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन, डेटा यूजर 0com, सैमसंग, Android.app, notes, files, clipdata underscore body text underscore 240,805 underscore 145,102 underscore 523, S-Docs। बाहर जाने से पहले माही ने एक नज़र उसे बगीचे की तरफ देखा। इसके राज के बारे में जानने के लिए मन ही बहुत ही ज्यादा हो सकती उत्सुक थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह इस बगीचे में एक बार दोबारा लौटेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे राजा चंद्रसेन सभी से छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। महल घूमते हुए माही अचानक एक स्थान पर रखें। उसने अपने सामने खड़ी उन दोनों दसों की तरफ देखते हुए कहा कि उसे राजकुमारी रूपाली की सेहत की जांच करने के लिए उनके कक्ष में जाना है, इसलिए वह उसे यहाँ छोड़कर वापस अपने कार्य पर लौट जाए। वही राजकुमारी रूपाली की सेहत के बारे में सुनकर उन दासियों ने भी ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं समझी और वह दोनों जल्द ही वहां से चली गई। इसके बाद मन ही भी राजकुमारी रूपाली के कक्षा की तरफ बढ़ गई। वही राजकुमारी रूपाली के कक्षा में रूपाली जिसका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिसे देख वह भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसका चेहरा जिसे कुछ समय पहले तक वह देखने से भी डरती थी, अब वह अपने पहले वाली स्थिति में आने लगा था। जिस बात की खुशी इस समय रूपाली के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी, वह अपने कक्ष के आईने के सामने बैठकर अपनी सुंदर चेहरे को एक तक निहारे जा रहे थे, जैसे उसने बरसों से अपने चेहरे को नहीं देखा हो। यह एक महीना रूपाली ने कितनी पीड़ा और दर्द में गुजरा था, ये सिर्फ सही पता था।
रूपाली को हमेशा ही अपनी सुंदरता पर बहुत ही अधिक गुरूर था। उसे अपने राज्य के सबसे सुंदर सुंदरियों में से पहले स्थान पर रखा जाता था। जो विषय रूपाली के लिए एक गुरूर की बात होती थी, वह अपने से सुंदर लड़कियों को हमेशा ही नीचे नजरों से देखा करती थी। रूपाली के आसपास मौजूद सभी लोग उसके गुण और उसकी सुंदरता की हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं। जस्टिस रूपाली के घमंड को और अधिक बढ़ावा देते थे, परंतु जब रूपाली को यह भयानक बीमारी हुई, तब धीरे धीरे वह सभी लोग जो रूपाली के गुना की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, उन्होंने रूपाली से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जिस चीज ने रूपाली के दिल को बहुत अधिक ठेस पहुंचाई, उसे समय रूपाली को समझ आया कि इस दुनिया में गन के साथ साथ आपके पास सुंदरता होना भी आवश्यक है। बेशक आपके अंदर लाखों गुण हो, मगर लोग सबसे पहले आपकी सुंदरता को ही महत्व देते हैं। शायद इसलिए ही रूपाली ने अपने गुरूर को छोड़ते हुए माही के सामने झुकना सही समझा। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए रूपाली अपने सुंदर बालों को कंघी कर रहे थे, पर अचानक पीछे से आए एक आवाज ने रूपाली के हाथों में मौजूद उसे सोने की कंघी को गिरने पर मजबूर कर दिया। लगता है तुम्हें अपना रूप वापस पकड़ बहुत ही ज्यादा पसंद हो रही है, पर क्या तुम जानती हो तुम्हारा ये सुंदर रूप सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। जिसे सुनकर रूपाली में जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, जहां माही एक खतरनाक मुस्कान लिए सामने बैठी रूपाली की तरफ देख रही थी। जिसे देखकर ही रूपाली, जो कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, उसके चेहरे की वह मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर उसे मुस्कान की जगह डर ने अपना कब्जा कर लिया था। रूपाली ने थोड़ा अटकत हुए माही की तरफ देखते हुए पूछा। चैप्टर 94 अब आगे। राजकुमारी रूपाली का कक्ष। अपने सामने खड़ी माही को देखकर रूपाली के चेहरे, जो कुछ समय पहले खुशी से खिला हुआ था, वह अचानक ही डर और घबराहट के कारण मुरझा उठा। माही को अचानक अपने कक्ष में देखते ही पता नहीं क्यों, पर अब रूपाली का शरीर अपने आप ही उसके डर से कांपने लगता था, जो शायद माही की दी हुई सजाओं के कारण था। इस कुछ ही समय में रूपाली समझ गई थी कि जिस रुद्र को कमजोर समझकर रूपाली ने उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की थी, वह असल में एक भोले चेहरे के पीछे छुपा हुआ बहुत ही खतरनाक इंसान है, जिससे दुश्मनी मोल लेना रूपाली की जिंदगी को छीन सकता था। सर, यही कारण था कि अब रूपाली माही से इतना ज्यादा डरने लगी थी। परंतु तब भी रूपाली ने थोड़ी हिम्मत कर डरते हुए माही से पूछा, आप यहाँ इस वक्त, क्या आपको मुझसे कोई काम है? आपके यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे आदेश दे देती, मैं स्वयं आपके पास पहुंच जाती। वही माही, जो अपने सामने खड़ी रूपाली की हालत को अच्छी तरह समझ रही थी, उसके बावजूद रूपाली का उसके सामने इतना स्ट्रांग बनने का दिखावा करना माही को काफी इम्प्रेस कर रहा था। माही ने अपने चेहरे की मुस्कान को और गहरा करते हुए रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें हिम्मत तो बहुत है, वरना मेरे सामने होते हुए भी तुम्हारी इतनी जुबान खुल रही है। अब जब मैं तुम्हारी इतनी बहादुर देख ली है, तो मुझे लगता है तुम मेरे दिए हुए कार्य को भी बहुत ही ज्यादा बहादुर के साथ करूंगी, है ना? जिसे सुन ना जाने क्यों, पर रूपाली को कुछ गलत होने का अंदाजा होने लगा था। माही जितनी बार भी रूपाली के पास आई थी, उसने हमेशा ही रूपाली को किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में ही डाला था। इसलिए अब अगर रूपाली अगर सपनों में भी माही को देख लेती, तो वह डरकर उसे सपने से उठ जाती। उसे माही का अपने सपनों में दिखना भी किसी भयानक ख्वाब की तरह ही था। पर अब तो वह साक्षात उसके सामने बैठी हुई थी, जिसे सोचकर ही रूपाली की हालत खराब हो रही थी। पर अभी रूपाली ने अपने डर कर काबू करने का फैसला किया और थोड़ा घबराते हिचकिचाते हुए माही से पूछा, आप किस कार्य की बात कर रही है? तभी माही ने अपनी उंगली को रूपाली के होठों पर रखते हुए कहा, चुप, शायद तुम अपने किए हुए वादे भूल रही हो राजकुमारी। याद है ना, 2 दिन पहले तुमने यही मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मेरी सारी शर्तों को माना था। और मेरी शर्तों का सबसे पहला नियम ये था कि मैं जो भी कार्य तुमसे कहूंगी, तुम्हें बिना सवाल बिना जवाब के चुपचाप अपना मुंह बंद कर कर मेरे आदेशों का पालन करना होगा। पर लगता है अपनी सुंदरता पाने की खुशी में तुम मेरे नियमों को भूल गई हो। तो बताओ इस चीज की मैं तुम्हें क्या सजा दूं? क्या मैं तुम्हें अब इस रूप को ठीक करने वाली औषधि देना बंद कर दूं, या फिर तुम्हारे शरीर के अंदर अपने जहर की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा दूं? वही माही, इतने खतरनाक शब्दों को सुनकर रूपाली डर से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठते हुए माही से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए वेद जी, यह सभी मेरी गलती है। मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगी, कृपया कर मुझे माफ कर दो।
रुद्रा पर माही ने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी वह यहाँ रूपाली का ये फालतू का ड्रामा देखना नहीं आई थी। उसे जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना था, ताकि वह अपने बाकी बचे हुए कार्य पर भी ध्यान दे सके। इसलिए माही ने सीधा मुद्दे पर आते हुए रूपाली से कहा, मेरे सामने ये बेकार का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात को अपने कानों को खोलकर ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने पिता के कक्ष में जाकर एक ऐसी पुस्तक या चाबी को ढूंढना होगा, जिससे किसी भी मंत्र ताले को खोला जा सके, और याद रहे ये कार्य आज शाम तक हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करूंगी या तुम ये कैसे करोगी, बस मुझे किसी भी कीमत पर अपना कार्य पूरा चाहिए। वही माही की बातें सुनकर पहले तो रूपाली बहुत ज्यादा हैरान हो गई, पर अब उसे माही की सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा डर भी लगने लगा था। जिस कार्य को माही ने अभी रूपाली को करने के लिए दिया था वह मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और ऊपर से माही ने सिर्फ उसे शाम होने तक का ही समय दिया था, जिसे सोचकर ही रूपाली की हालत खराब हो रही थी। बेशक उसके पिता उन तीनों भाई बहनों से बहुत ही अधिक प्रेम करते हो, पर वह अपनी गुप्त वस्तुओं के बारे में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कभी रूपाली और यश को उन्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया था। उन तक पहुंचाने की बात तो बहुत दूर थी। इसी चीज को सोचकर रूपाली इस समय काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। अगर गलती से भी उसके पिता को पता लगा कि रूपाली ने उनकी किसी भी कीमती वस्तु को लेने की कोशिश की है, तो उसे भी नहीं पता था कि उसके पिताजी उसकी क्या हालत करेंगे। पर माही की दी हुई आखिरी धमकी को सुनकर रूपाली को ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए हाँ करना पड़ा। इस समय उसके लिए उसका शरीर और उसका रूप दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वह अब दोबारा वह अंधेरे वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, जिसमें लोग उसके पास आने से डरे, उसे घृणा भरी नजरों से देखें और उसे सदा सदा के लिए अकेला छोड़ दे। ये ख्याल रूपाली के मस्तिष्क में आते ही उसके शरीर में उसके बीता हुआ एक महीना का दर्द और अकेलापन सभी एक साथ हावी होने लगे। इसके बारे में सोचकर ही रूपाली की रूह कांप जाती थी। वह अपने उसे बुरे ख्वाब को दोबारा नहीं जीना चाहती थी। इसलिए रूपाली ने जल्दी से अपना सर झुकाते हुए माही से कहा, मैं तुम्हारा ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी भी पहले जैसा नहीं बनाओगे। वही माही, जिसके हाथों में अब रूपाली की सबसे बड़ी कमजोरी आ चुकी थी, उसने रूपाली के कक्ष से जाते हुए कहा, जब तक तुम अपना यह मुंह बंद कर मेरे दिए हुए कार्य को समय पर करती रहोगी, तब तक तुम्हारा ये रूप बारकार रहेगा। पर तभी माही ने रुकते हुए पीछे पलटकर सामने खड़ी रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, और अगर तुमने गलती से भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और शायद ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैं तुम्हारे ये रूप दे सकती हूं तो तुम्हें और किस हद तक मैं बर्बाद कर सकती हूं। इतना का माही तुरंत उसे जगह से टेलीपोर्ट हो गई। वहीं पीछे खड़ी रूपाली तो हैरान परेशान सी बस माही को इस तरह अपने सामने गायब होता देखकर देखते ही रह गई। कभी कभी तो उसका मन करता कि वह जाकर अपने पिता चंद्रसेन को माही की सारी सच्चाई बता दे, पर माही की उन खतरनाक आंखों और उसके इरादों को सोचकर रूपाली हमेशा डर के कारण रुक जाती। वैसे भी उसे अब किसी की भी फिक्र नहीं थी, उसे बस अब अपनी जिंदगी प्यारी थी, जिसे जीने के लिए उसे माही के ही द्वारा दिए गए हर कार्य को पूरा करना था। इसलिए रूपाली ने गहरी सांस ली और अपने पिता के कक्ष से उसे वस्तु को ढूंढ कर लाने के लिए अपने आप को हिम्मत देने लगी। वहीं दूसरी तरफ माही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में से टेलीपोर्ट होकर सीधा राजकुमार तनिष्क के कक्ष में जा पहुंची, जहां राजकुमार तनिष्क बहुत लंबे समय से माही के आने का ही इंतजार कर रहे थे, जिसको आता देख उन्होंने जल्दी से इतने समय से अपने पास छुपा कर रखें उसे चंद्र पत्थर को माही को दिखाया। वेद माही जी, देखिए इस पत्थर की रोशनी समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। अगर यह इस तरह बढ़ती गई तो हो सकता है कि किसी न किसी की नजरें इसकी रोशनी तक जरूर पहुंच सकती है, जो चीज हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए आप जल्द से जल्द इसके कार्य को पूरा कर इसे इसके सही स्थान पर पहुंचा दीजिए। वही माही जो राजकुमार तनिष्क के कमरे में इसी कार्य के लिए आई थी, उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसे चंद्र पत्थर को अपने हाथ में लिया, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर राजा सोम की आत्मा को समन किया।
कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार राजा सोम के आत्मा माही के गले में पड़े लॉकेट से निकलते हुए सीधे उन दोनों के सामने के आ गई। इस समय उनकी आत्मा से निकलने वाला प्रकाश, जो कभी बहुत ही ज्यादा चमकीला और ऊर्जा से भरा होता था, वह अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम होने लगा था, जो उनकी लगातार समाप्त होती हुई शक्तियों को साफ साफ दर्शा रहा था, जिसे देखकर पास खड़े राजकुमार तनिष्क काफी ज्यादा परेशान होने लगे। वह बहुत लंबे समय के बाद अपने माता पिता से मिले थे, इसलिए वह इतनी जल्दी उन्हें इस तरह जाता नहीं देख सकते थे। वैसे तो राजकुमार तनिष्क इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनके पिता अब कभी वापस लौटकर उनके पास नहीं आएंगे। उसके सामने सिर्फ उनकी आत्मा का कुछ हिस्सा ही मौजूद है, जो अपना समय समाप्त होने पर एक न एक दिन लुप्त हो जाएगी, परंतु तब भी वह छोटे से मौके को भी अपने हाथों से इस तरह नहीं जाने दे सकते थे। इसलिए राजकुमार तुषार ने थोड़ी परेशानी के साथ सामने खड़ी माही की तरफ देखा। वही माही भी राजकुमार तुषार की मनोदशा को अच्छी तरह समझते थी, इसलिए माही ने राजा सोम से इस पत्थर की सारी विशेषताओं के बारे में पहले ही जान लिया था, जिसके साथ माही ने तुरंत खुद को और राजकुमार तुषार को एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर लिया। ये समुद्र राज्य के वही 3 मुख्य जंगलों में से एक स्थान था, जिन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अनोखे खदानों से भरा स्थान भी माना जाता है। माही ने कुछ समय पहले ही पास के एक जंगल में आकर एक सुरक्षित स्थान को ढूंढ लिया था, ताकि वहां बैठकर वह राजा सोम द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग कर उनकी आत्मा की शक्ति को वापस इकट्ठा कर सके। जिस स्थान पर अभी राजकुमार तनिष्क और माही मौजूद थी, ये स्थान कई बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था, जिसके बारे में किसी को पता लगाना लगभग नामुमकिन ही था। इस छोटे से स्थान के पास एक छोटी सी पानी की झील बनी हुई थी, जिसके बीचों बीच माही ने एक विशाल पत्थर को स्थापित किया। क्योंकि राजा सोम की मूल शक्ति जल थी, इसलिए उनकी शक्तियों को वापस जागृत करने में माही को जल तत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए माही ने इस स्थान का चयन किया था। अपने आसपास सारी तैयारी करने के बाद माही को बस एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना था। वह था इस जगह को सबकी नजरों से बिल्कुल दूर रखना, जिसके लिए माही को लुक्स की सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए माही ने तुरंत लुक्स को आवाज दी। वही लुक्स जो इतने लंबे समय से एक आरामदायक नींद में गया हुआ था। उसने जागते हुए माही से प्रश्न किया, बोस, मैंने पहले ही आपसे कहा था, जब आपका अस्तित्व इस दुनिया में धीरे धीरे स्थापित होने लगेगा, तो मैं आपकी मदद करना भी कम करता रहूंगा। तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इतनी जल्दी नहीं उठाना चाहिए था? अभी तो सिर्फ 1 महीना ही बीता है, आपको इतनी जल्दी मेरी आवश्यकता पड़ गई। वही माही जो लुक्स के उठते ही उसकी बक बक को सुनकर इरिटेट हो गई थी, उसने थोड़े गुस्से में लुक्स से कहा, ओ बिना शरीर के भटकती आत्मा, मैंने यहाँ तुझे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे बस तुम्हारी एक काम में जरूरत है, बस मेरी उसे कार्य में मदद करो और जाकर दोबारा किसी कुंभकर्ण की तरह सो जाओ। जिसे सुन लुक्स ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए माही से प्रश्न किया, बताए आपको किस कार्य में मेरी आवश्यकता है बॉस? जिसके बाद माही ने धीरे धीरे कर लुक्स को यहाँ की सारी स्थिति समझा दी, जिसे सुन लुक्स ने जल्दी से कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बॉस, मैं अभी इस कार्य को कर देता हूँ। जिसके बाद लीक्स ने अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग कर माही द्वारा चुने गए उसे स्थान को चारों तरफ से अपनी ढाल से प्रोटेक्ट कर दिया, जिससे ये जगह इस जंगल से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इस पूरे काम में लुक्स ने सबसे अच्छा काम जो किया था, वह ये था कि अंदर बैठे राजकुमार तुषार और माही बाहर हो रही हर एक घटना को सुनन और देख सकते हैं, परंतु इस घेरे के बाहर खड़े हुए लोग ना ही इस जगह को देख सकते हैं और ना ही यहाँ से आने वाली किसी भी आवाज को। जिस चीज से माही बहुत ज्यादा खुश हुई, उसने लुक्स को दिल से धन्यवाद किया, जिसके बाद लुक्स दोबारा उसे वापस अपनी गहरी नींद में चला गया। वही राजकुमार तनिष्क तो वेद माही को इस तरह अपने आप से बातें करता हुआ बस देख ही रहे थे। जब शुरू में उन्होंने माही को इस तरह अपने आप से बातें करते हुए देखा था, तो उन्हें एक बार को लगा था कि शायद वेद माही को अपने आप से ही बातें करने की कोई बीमारी है, परंतु अब वक्त के साथ वह जान चुके थे कि वेद माही के अपने ही इतने अधिक राज है कि जिन्हें जानने में शायद तनिष्क को एक जिंदगी कम पड़ सकती है।
चैप्टर 95 अब आगे। वही राजकुमार तनिष्क तो वेद माही को इस तरह अपने आप से बातें करता हुआ देखकर बस देख ही रहे थे। जब शुरू शुरू में उन्होंने माही को इस तरह अपने आप से बातें करते हुए देखा था तो उन्हें एक बार को लगा था कि शायद वेद माही को अपने आप सही बातें करने की कोई बीमारी है। परंतु अब वक्त के साथ वह जान चुके थे कि वेद माही के अपने ही इतने अधिक राज है कि जिन्हें जानने में शायद तनिष्क को एक जिंदगी कम पड़ सकती है। इसलिए अब राजकुमार तनिष्क माही द्वारा किसी भी की गई हरकत को बेवजह या बेकार नहीं समझता थे। वह जान गए थे कि वेद माही जब भी कोई कदम उठाती है तो वह किसी न किसी कारण से उनके लाभ के लिए ही होता है। वही लकस से बातें करने के बाद माही आखिरकार अब अपने आगे के कार्य को शुरू कर सकते थी। उसे जल्द से जल्द राजा सोम की आत्मा शक्ति को ठीक कर वापस राजमहल के उसे बगीचे के राज के बारे में भी जानना था। पर अभी इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो माही को करना था वह था राजा सोम की आत्मा शक्ति को ठीक करना। इसलिए माही ने ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत अपने कदमों को उसे छोटी सी झील के बीचों बीच रखे पत्थर की तरफ बढ़ा दिए जहां राजकुमार तनिष्क पहले से ही मौजूद थे। इस समय माही राजकुमार तनिष्क और जिस लॉकेट में राजा सोम की आत्मा बंधी हुई थी वह तीनों ही इस स्थान पर मौजूद थे। माही ने राजकुमार तनिष्क की तरफ देखते हुए उनके हाथों में एक छोटा सा खंजर पकड़ाते हुए कहा, राजकुमार तनिष्क अपने खून की कुछ बूंदें इस नीलम पत्थर के ऊपर डालिए। जिसे सुन तनिष्क ने बिना किसी सवाल के अपने हाथों में उसे छोटे से चाकू से एक कट लगाकर अपनी खून की कुछ बूंद को उसे लॉकेट पर डाल दिया, जिसके प्रभाव से लॉकेट के अंदर मौजूद राजा सोम की आत्मा उसे लॉकेट से बाहर आ गई। इसके बाद माही ने राजा सोम द्वारा बताई गई विधियों का प्रयोग करना शुरू किया। इस विधि में दो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं का उपयोग माही को करना था। सबसे पहले था वह चंद्र पत्थर और दूसरे थे राजकुमार तनिष्क। क्योंकि राजकुमार तनिष्क राजा सोम के पुत्र थे इसलिए उनका खून और उनकी शक्तियां दोनों ही एक दूसरे से बहुत अधिक मिलती थी, जिसका प्रयोग कर ही माही इस चंद्र पत्थर की शक्तियों को पहले राजकुमार तनिष्क और फिर उनकी सहायता से राजा सोम के अंदर प्रवेश करवा सकते थी, जिसके लिए उसे भी अपनी बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना था। जिसे लिए माही और तनिष्क ने तुरंत अपनी आंखें बंद किया, जिसके ऐसा करते ही माही सीधा राजकुमार तनिष्क की आत्मा को अपनी रोशनी की दुनिया में ले आए। क्योंकि यही एक ऐसा लौता स्थान था जहां माही के आध्यात्मिक शक्तियों का असर अपने उच्च स्तर पर होता था। अगर माही इस विधि को करते हुए कहीं कमजोर पड़ी तो यहां मौजूद उसकी सतरंगी शक्तियां उसकी इस चीज में सहायता करेगी। इसीलिए माही ने इस स्थान को चुना। वही राजकुमार तनिष्क जो वेद माही के एक और नए राज को खुलता देखकर बहुत अधिक चकित थे। वह अपनी हैरानी भरी आंखों से चारों तरफ मौजूद उसे माहौल को देख रहे थे, जहां उनके आसपास कई रंग बिरंगी रोशनियां चारों तरफ फैली हुई थी। इस जगह को देखकर ही पता चल रहा था कि यह जगह इस दुनिया की है ही नहीं, सभी को पता था कि इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से अधिक शक्तियां होती है। परंतु इस जगह को देखकर राजकुमार तनिष्क को यह अंदाजा लग चुका था कि वेद माही के पास उनके अनुमान से भी ज्यादा अधिक शक्तियां हैं। वही माही ने राजकुमार तनिष्क को वहां मौजूद उसे बड़े से सतरंगी वृक्ष की तरफ बढ़ने का इशारा किया। इसके बाद वह दोनों उसे वृक्ष के बीचों बीच मौजूद उसे छोटी सी गुफा में जाकर बैठ गए, जहां माही ने उसे चंद्र पत्थर की सारी शक्तियों को निकालना आरंभ किया। इस चंद्र पत्थर के अंदर बर्फ और जल दोनों की ही शक्तियां बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित थीं, जो अपने स्थान को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब माही ने उन शक्तियों को निकालना का कार्य शुरू किया तो अपने आप को अपने स्थान से दूर जाता देख उन शक्तियों ने माही के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। अगर आज माही के पास अग्नि शक्ति की मौजूद नहीं होती तो उसे भी नहीं पता था कि वह किस तरह इन शक्तियों के वार से बचती। इस समय माही का पूरा शरीर किसी बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था, जिसे उसकी सही मिलने के लिए उसकी अग्नि शक्ति लगातार अपने प्रयास में लगी हुई थी। माही ने अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग कर जल और बर्फ शक्ति का कुछ समय तक डटकर सामना किया। इसके बाद जब वह दोनों शक्तियां कमजोर होने लगी तो इसी समय का फायदा उठाकर माही ने तुरंत उन शक्तियों को उनके स्थान से खींचकर उसे चंद्र पत्थर से बाहर निकाल लिया, जिसकी ऊर्जा से रोशनियों की दुनिया में एक तेज चमक चारों तरफ फैल गई।
ये चमक इतनी ज्यादा अधिक थी कि इसका प्रभाव बाहर राजकुमार तुषार और माही के शरीर पर भी दिख रहा था, जिन दोनों के चारों तरफ इस समय दो सफेद रोशनियां अपनी पूरे प्रकाश के साथ चमक रही थी। परंतु लुक्स द्वारा बनाई गई शील्ड के कारण यह प्रकाश उसे घेरे से बाहर नहीं गया। जिस चीज की खुशी राजकुमार तुषार के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। जब शुरुआत में वेदमाही उन्हें स्थान पर लेकर आई थी, तो उन्हें इस चीज का बहुत अधिक डर था कि कहीं अगर इन शक्तियों का आभास उन दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को हुआ तो यह उनके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। और जब माही राजकुमार तनिष्क को इस खुले स्थान पर लेकर आई तो उनका डर इस चीज को लेकर और भी अधिक बढ़ने लगा। परंतु उनके मन में जो हिचकिचाहट इस पूरे समय में बनी हुई थी, वह अब धीरे धीरे गायब हो गई थी। वही रोशनी न्यू की दुनिया के अंदर माही ने राजकुमार तनिष्क जो अपनी बंद किए हुए माही की इस पूरी प्रक्रिया में सहायता कर रहे थे। तभी माही ने अपनी आंखें खोलते हुए राजकुमार तनिष्क से कहा, राजकुमार अब आप तैयार हो जाए। अब बाकी का सारा कार्य आपकी आत्मशक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आपको किसी भी तरह इन दोनों शक्तियों को अपने शरीर के अंदर सामना होगा। इसके बाद ही आप अपने पिता को ठीक कर सकते हैं। परंतु एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप इस चीज में असफल रहे, तो ये शक्तियां आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकती है। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये कार्य करने के लिए तैयार हैं? जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, मैं इस चीज के लिए पूर्ण तरह तैयार हूँ। मुझे बस किसी भी तरह अपने पिता को ठीक करना है। मेरे पास अब उनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं अभी उन्हें नहीं खोना चाहता। वही राजकुमार तनिष्क की बातें खत्म होते ही माही ने उन दोनों शक्तियों को तुरंत राजकुमार के माथे के बीचों बीच मौजूद स्थान से भेजना में शुरू किया। वही माही के ऐसा करते ही राजकुमार तनिष्क का पूरा शरीर किसी बर्फ के समान जमने लगा। अचानक ही उनके शरीर में दर्द की एक बहुत तेज लहर दौड़ उठी, जिसे महसूस कर राजकुमार तनिष्क ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर ली। इस समय उन्हें अपने शरीर में एक साथ हजारों तलवारों के घुसने जितना दर्द हो रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी कोई बार बार उनके शरीर को चीरने की कोशिश कर रहा हो। जिसे दर्द को राजकुमार तनिष्क अपना पूरा प्रयास कर सहने की कोशिश कर रहे थे। इस समय राजकुमार तनिष्क का पूरा शरीर लदे और पीड़ा से लाल होने लगा था, जिससे उनके शरीर की नसों तक को इस समय माही देख सकती थी। वही राजकुमार तनिष्क को इतनी ज्यादा दर्द में देखकर माही को भी उनके लिए थोड़ी बुरा लग रहा था, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब जो भी करना था, वह सिर्फ राजकुमार तनिष्क ही कर सकते थे। इसलिए माही तुरंत अपने ध्यान में बैठकर अपने पास मौजूद इकट्ठा उन दोनों शक्तियों को धीरे धीरे कर राजकुमार तनिष्क के शरीर में प्रवेश करवाने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार तनिष्क जो इस समय दर्द और पीड़ा से बेहाल थे, वह अपने शरीर में मौजूद उन दोनों शक्तियों को काबू करने की कोशिश में लगे हुए थे। अचानक ही उनकी आंखों के सामने उनकी जिंदगी के सबसे बुरे पल आने लगे, कि किस तरह उनके चाचा उन्हें बचपन से अब तक प्रताड़ित करते थे। किस तरह विक्रम जो उन्हें हर बार अनाथ कहकर उनका मजाक उड़ाया करता था, एक के बाद एक बार बार राजकुमार तनिष्क के सामने आज उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पाल एक एक कर गुजरने लगे, जो गुजरते वक्त के साथ उन्हें कमजोर करते जा रहे थे। जिसका फायदा उठाकर वह दोनों शक्तियां तुरंत राजकुमार तनिष्क के शरीर पर कब्जा करने लगी। जिसे महसूस कर माही ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर राजकुमार तनिष्क को जगाने की कोशिश की, क्योंकि अगर राजकुमार तनिष्क ने अपने शरीर से अपना काबू खो दिया, तो यह माही और राजकुमार तनिष्क दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। क्योंकि माही जान गई थी कि ये सभी उन शक्तियों द्वारा दिखाया गया इल्यूजन है, जिससे वह राजकुमार तनिष्क को कमजोर कर उनके शरीर पर अपना कब्जा कर सके। वही राजकुमार तनिष्क जो धीरे धीरे अपनी भावनाओं में खोते हुए अपने शरीर से अपना काबू खोते जा रहे थे, अचानक ही उनकी आंखों के सामने उनके माता पिता का चेहरा आया, जो एक मुस्कान के साथ उन्हें की तरफ देख रहे थे। जिन्हें देख तनिष्क ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने माता पिता को गले लगाने की कोशिश की, पर अचानक ही तनिष्क के माता पिता गायब होने लगे। जिसे देख राजकुमार तनिष्क घबरा उठे। तभी माही की आवाज तनिष्क के कानों में गूंज उठी, अपने आप को काबू करो। राजकुमार तनिष्क, अगर आपने अभी अपने आप को काबू नहीं किया तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
जिसे सुन तनिष्क अपने होश में वापस आया। उसने तुरंत अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश शुरू की। कुछ समय के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार राजकुमार तुषार अपने मस्तिष्क को शांत करने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना पूरा फोकस उन दो शक्तियों के ऊपर किया जो इस वक्त उनके शरीर में तबाही मचाने पर लगी हुई थी। वह बार बार उन्हें चोट पहुंचाकर उनके शरीर से निकलने के रास्ते की तलाश में लगी हुई थी, जिन्हें देख राजकुमार तनिष्क ने अपना पूरा ध्यान उन दोनों शक्तियों पर लगाकर उन्हें काबू करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे लगातार उन शक्तियों से लड़ने के बाद आखिरकार वह दोनों शक्तियां समय के साथ शांत होने लगी। इसके बाद वह दोनों शक्तियां धीरे धीरे आपस में मिलकर उन्होंने राजकुमार तनिष्क के शरीर में अपना एक स्थान ढूंढकर वहां वास करना ही उचित समझा। वहीं उन शक्तियों को अपने शरीर को अपनाता देख राजकुमार तनिष्क ने एक गहरी सांस ली। वहीं उन शक्तियों के पूर्ण तरह से राजकुमार तनिष्क के शरीर में समा जाने के बाद अचानक राजकुमार तनिष्क के मस्तिष्क के बीचों बीच एक छोटे चांद के आकार का चित्र नजर आने लगा जो किसी सुंदर चांद की भांति सुंदर और बहुत ही ज्यादा चमकदार नजर आ रहा था। तभी माही ने भी अपनी आंखें खोलकर राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा, जिसे देखकर वह कुछ समय के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गई। इस समय राजकुमार तनिष्क किसी अलग ही इंसान में बदल चुके थे। उनके बाल जो पहले बहुत ज्यादा रुके और छोटे थे, वह अचानक ही इन शक्तियों को अवशोषित करने से लंबे और घने हो चुके थे। उनका शरीर भी जो पहले कमजोरी के कारण कुछ कुछ लड़कियों की भांति नजर आ रहा था, वह पूर्ण तरह से एक विकसित मजबूत पुरुष की तरह शक्तिशाली और आकर्षित नजर आ रहा था, जिसे देखकर तो माही भी कुछ समय के लिए राजकुमार तनिष्क की तरफ देखती ही रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इन दो शक्तियों का असर राजकुमार तनिष्क के शरीर पर इस तरह होगा।